हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि 2023 के उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके जो भी आंसर्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो सेट मेरे पास है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर होगा वो बता दूंगा। आपका जो भी सेट हो आप उसमें जो है अपना क्वेश्चन चेक कर लेना कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट का ए सेकंड का सी, ऐसे नहीं, बल्कि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा और उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो आप अपने पेपर में उसको मैच कर लेना एंड उसके बाद आपका जितना भी कंप्लीट फाइनल स्कोर बनेगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। ठीक है, सो दैट कि कट ऑफ का आइडिया लग पाए कि कितने मार्क्स तक जो कॉलेज वगैरह मिल सकता है। ठीक है, एंड आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन के जो आंसर्स है, मतलब जो ऑप्शन है वो गलत है, तो वो भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है वो, सो दैट कि आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करो एंड सभी को फिर उसके लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना एंड प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि सारे आंसर्स इधर उधर से सब ढूंढने पड़ते हैं, तो प्लीज यार लाइक कर देना, इतना कर दो बस, इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, सो दैट कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा पाए वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और जो अगर मतलब नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। एक बार और इसका पेपर हो चुका है, मतलब 1 वीक पहले एक बार पेपर और हुआ था। ठीक है, लेकिन वो पेपर का पैटर्न में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए दोबारा एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, तो वो ये वाला वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पेपर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका जो लेवल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या लेवल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है, तो अभी मैं बताऊंगा आपका पेपर कितना हार्ड है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है ये पेपर, इसे हार्ड नहीं कहते। ठीक है, बस फिजिक्स में 3-4 न्यूमेरिकल्स हो, लंबे लंबे पैराग्राफ दे दिए तो आपने सोच लिया कि पेपर हार्ड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बताता हूं कितना पेपर हार्ड है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जिसने भी पीडीएफ शेयर करी थी ग्रुप में, तो उसका थैंक यू। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सीरीज वाइज पेपर इसमें अरेंज नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो पेपर है, मतलब जो पेजेस है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसलिए हमको जो है बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वर्सेस इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अगेंस्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है माई फादर वेंट इनसाइड द हॉल, हियर इनसाइड इज, तो इनसाइड यहां पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स है शी डैश वेक मी अप इन द मॉर्निंग विद हर कॉल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूज टू। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ओनली वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वन हु डज फॉर द समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पायनियर। ठीक है, इसमें जो लगे हैं देखो, इसमें कुछ सही लगे हैं क्योंकि जिस कैंडिडेट का पेपर है उसने टिक लगाए हैं, तो कुछ आंसर सही भी हैं, कुछ आंसर गलत है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, तो फोर्थ वाले का इसका करेक्ट आंसर क्या है, पायनियर है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ मैजेस्टिक इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए, यानी कि ग्रैंड। क्लियर है। और उसके बाद 6 क्वेश्चन है यहाँ पर रीअरेंज द जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, इसमें सेंटेंस हमको बताना है, ये 4 हमको मतलब क्या बोलते हैं सेंटेंस दिए हैं, तो इससे हमको एक पैराग्राफ टाइप बनाना है। ठीक है, शॉर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6th वाले का वो सी हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइदर द अर्थक्वेक नॉर द सब्सिक्वेंट फायर कुड डैम्पन द स्पिरिट ऑफ पीपल। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूं, अगर किसी को पेपर यहाँ पर ब्लर दिख रहा है या सही क्लियर नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले तो क्वालिटी अपनी जो है एडवांस में जाके 1080 पिक्सल कर लेना। अगर फिर भी सही ना दिखे तो मैं क्वेश्चन तो बोल ही रहा हूं, तो क्वेश्चन के आंसर बस मैच करो अपने पेपर से। ठीक है, और उसके बाद 7 क्वेश्चन है यहाँ पर एन एक्सेसिव डिजायर टू स्टील इज कॉल्ड। ठीक है, तो चोरी करने की बहुत ज्यादा इच्छा, ये क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लैप्टोमेनिया। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी देखता हूं मैं 8th वाला कहां से है, ऊपर होगा। ठीक है, यही बस थोड़ा सा इश्यू हो गया इस पेपर में, क्योंकि पेजेस ऊपर नीचे हो गए। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट इज, तो मॉडेस्ट का जो है हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th वाले का ऑप्शन सी, यानी कि एरोगेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम मेक अप वंस माइंड। तो ये एक क्या बोलते हैं, जो आपके वो होते हैं ना, मतलब ईडियम्स एंड फ्रेसेस जो होते हैं, तो हमको ये बताना है
कि ये जो यहाँ लिखा है इडियम मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेक अ डिसीजन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वी डैश रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स। ओके, तो 10th वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वी मस्ट रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, ठीक है, ये सबको पता होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, यानी कि बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अ पर्सन फ्रॉम अनदर लैंड, ठीक है, तो एक व्यक्ति दूसरी धरती से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एलियन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द करेक्ट एनालॉगी। तो एनालॉगी हमको बतानी है इसमें 13 में प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन इन द सेम वे लिविंग इज रिलेटेड टू व्हाट। तो प्रिंसिपल का देखो मतलब डॉक्टरीन ही होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डॉक्टरीन सिनोनिमस है एक दूसरे के, और लिविंग और लिवलीहुड एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का, यानी कि लिवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है। तो इसमें हमको अलंकार बताना है, अलंकार को हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में। एंड ही इज एज ब्रेव एज लायन, यानी कि वो जो है शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। तो हम किसी का अगर कंपैरिजन करते हैं किसी से, तो इसमें जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 14 का क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा सिमिली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अभी मेरे को देखने दो कि 15 वाला पेज कहां पर है, ठीक है। ये 38 है, ये फर्स्ट वाला है, हाँ ये आ गए 15 पे, ठीक है। तो 15th वाला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 15th वाला क्वेश्चन है आई हैव कैप्ट द बुक्स डैश द टेबल इन द ड्राइंग रूम, ठीक है। तो बुक्स कहां पे रखेंगे, हम टेबल पर रखेंगे, इसके लिए ऑन यूज होगा। तो ऑप्शन सी ऑन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर माई कजन इज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमको एरर बताना है कि किस पार्ट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि इज नॉट लाइक। तो यहां पर इज नॉट लाइक की जगह आएगा डज नॉट लाइक, ठीक है। माई कजन डज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखो स्पेलिंग बतानी थी, एंड ये मैं आपको कब से बोला था कि भाई स्पेलिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो करेक्ट इसमें स्पेलिंग किसकी है, बुके की है, ठीक है। बुके क्या होता है, जो आपका फ्लावर्स का गुलदस्ता होता है, फूलों का गुलदस्ता, उसे बुके बोलते हैं, ठीक है। तो बुके की स्पेलिंग गलत है, एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत, सॉरी बुके की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बाकी एक्वेरियम की स्पेलिंग में देखो RIUM नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस की स्पेलिंग भी गलत है और फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आएगा, एंड यहां पर आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है कि आई सेड टू हिम विश दैट यू वर हियर ऑन सैटरडे, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि काश तुम यहां पर होते सैटरडे को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई विश ही हैड बीन देयर ऑन सैटरडे, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता था कि वो जो है सैटरडे को यहां पर होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मेरे को देखो थोड़ा सा डाउट है, एंड किसी को देखो एक दो क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं कि सारे 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट बता पाऊं, ठीक है। तो एक्यूरेसी लगभग 95 to 96% है, मतलब 3-4 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं कमेंट सेक्शन में कि ये गलत बता दिया, ये गलत बता दिया, ठीक है। तो जो मैंने आंसर ढूंढने हैं वो मैंने ऑनेस्टी के साथ ढूंढने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि फालतू में मैं वीडियो बना रहा हूं और बस कुछ भी आंसर लगा दिया। तो जो जहां पर डाउट होगा वो मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी है, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। लेकिन मुझे फर्स्ट वाला भी लग रहा था क्योंकि दोनों एक जैसे हैं लगभग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ऑप्शन सी अभी हम लोग करेक्ट मान के चल रहे हैं, बाकी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आई डैश थॉट अबाउट द आउटकम बिफोर आई केम हियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई शुड हैव थॉट अबाउट द आउटकम बिफोर आई केम हियर, ठीक है। तो अभी हमारा ये इंग्लिश का सेक्शन यहां पर हो गया। अब 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 वाला पेज ये रहा, ठीक है। तो अब ये हमारा जो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला है, इसमें मोस्टली जो है बायो के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड अभी दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो 21 वाला क्वेश्चन देखो, थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुअस कवरिंग
द ब्लास्टोसिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का बी वाला, यानी कि डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये जो आंसर है ये मे बी एनसीईआरटी में ना मिले, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही एनसीईआरटी में कभी देखा नहीं कि ब्लास्टोसिस्ट की लेयर का जो नाम है वो पूछा गया हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन बी। अगर आपने तुक्का लगाया हो तो ऑप्शन बी जो है डेसिडुआ कैप्सुलारिस इसका करेक्ट आंसर है। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और ये मैंने कितनी बार बोला था कि भाई लंग्स वाले में से ये जो लंग कैपेसिटी इस पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 6 लीटर, ठीक है। मे बी एनसीईआरटी में आपका 6 लीटर दिया हो, तो 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6000 ml। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। फिर 23rd क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डोपामिन। तो डोपामिन की कमी से जो है पार्किंसंस डिजीज होती है, ठीक है। और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो जो हार्मोन वाला चैप्टर उससे होगा, ठीक है। फिर 24th क्वेश्चन है, which of the following type of insulin is prescribed for a patient with diabetic ketoacidosis। तो ये थोड़ा फिर से आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मुझे बहुत मुश्किल से मिला, एंड इसके आंसर में भी मैं कंफर्म नहीं हूं 100%, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसका आंसर अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 24 का मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है, जो मैंने ढूंढा और जो मुझे मिला, तो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और 25th क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हो, जीके में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, तो एडवर्ड जेनर जो है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब 26 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 वाला पेज ये रहा, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन है हमारा, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 21 डेज। यानी कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वो कितने दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये उसी को पता होगा जिसने ये चीज प्रैक्टिकली देखी होगी, कभी किसी का बर्थ वगैरह हुआ होगा एंड उस सब चीजों के टच में आया होगा, क्योंकि इसे मे बी आपने कहीं ना पढ़ा हो, और मैंने भी शायद नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो ये आपका 22 लाख अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी वाला, यानी कि पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, ठीक है। तो जो नीचे का हिस्सा होता है एब्डोमेन एंड ग्रोइन वाला, वहां पर अगर पेन हो रहा है तो वो एक्चुअल साइन नहीं है लेबर पेन का, बाकी सारे एक्चुअल साइन है लेबर पेन के, ठीक है। तो ये भी मे बी आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। और उसके बाद 28 क्वेश्चन है, पीपल शुड स्टे इन डैश टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस, तो ये तो बहुत भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लीन सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें, क्लियर है। और 29 क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी NUSP लॉन्च, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2008। हो सकता है ये भी आपने ना पढ़ा हो, तो 2008 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ रेगुलर स्टूडेंट ड्यूरेशन ऑफ PhD नर्सिंग इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 ईयर। अब एक ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता था, कोई भी अगर PhD कोर्स करता है तो उसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल होता ही होता है, ठीक है। भले ही वो नर्सिंग हो, भले ही वो इंजीनियरिंग हो, या कुछ भी स्ट्रीम हो, 3 ईयर्स होता ही होता है, ठीक है। और जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे MBBS होता है, उसके बाद MSMD होता है, उसके बाद MCH जो होता है वो भी लगभग 3 साल का ही होता है, ठीक है। तो वो भी PhD डिग्री है उसकी, तो 3 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब 31st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31st ऊपर होगा, ये 47 है, 52, 74, 97, 31st काफी ऊपर है लग रहा है। हाँ, ये आ गए हम लोग 31st पे, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन है यहाँ पर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। बाकी सब जो लिखे हैं उसमें काफी कम होता है। 32 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHM, एंड ये मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। और अगर किसी ने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें भी ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि NHM का फुल फॉर्म क्या होता है, और वैसे भी जनरली आपको ये पता होना चाहिए, NHM इज नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, तो 32 का ए हो गया नेशनल हेल्थ मिशन। उसके बाद 33 है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू, ये भी मैंने आपको बताया था। आईसीयू का फुल फॉर्म वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। तो ये भी भाई बहुत, अगर भाई मेडिकल स्ट्रीम में हो ना, तो अगर ये नहीं पता तो फिर भाई रहने दो, फिर मेडिकल स्ट्रीम में आने का कोई मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, और ये शायद लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था, और यूपी वालों को जो अभी पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। तो अगर उनके क्वेश्चन आपने देखे थे तो वहां से भी आप कर लेते। तो 34 का क्या हो गया, बी वाला, यानी कि 120/80, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर, तो ये तो पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया 108। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये भी मैंने कई बार बताया कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फिग्मेनोमीटर, ओके। आप 37 देखते हैं कहां पर है, 37, ये तो 31 है, 37, ये 73, 51, 46, 77, ये रहा 37, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे, लाइक हेल्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सब मैंने बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल, ठीक है। 37 का क्या हो गया, ए वाला। अब उसके बाद 38 क्या है, कैलोरीज जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 9 किलो कैलोरी जो है वो 1 ग्राम फैट से बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा बाहर है आपके मतलब सिलेबस से, टोनोमेट्री इज अ मेथड फॉर मेजरिंग द, ठीक है। तो टोनोमेट्री किस लिए होता है, 39 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक है। इंट्राऑकुलर प्रेशर बेसिकली ये जो प्रेशर ये मेजर किया जाता है हमारी आईज में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 40th क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोज द फंक्शन ऑफ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये पता ही होगा आपको, ठीक है, ईसीजी वगैरह, तो ये आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। तो 40 का क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद 41st क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अब फिजिक्स देखो कितनी आसान है यहाँ पर, मतलब चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था न्यूमेरिकल में, लेकिन भाई अगर आप ये सोचोगे कि बिल्कुल एकदम हलवा आपके सामने रख दिया जाए, 9-10 की फिजिक्स रख दी जाए और उसमें पूछा जाए कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऐसा नहीं होगा। 11-12 की फिजिक्स आएगी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी लेवल था, इतना ज्यादा कोई टफ लेवल नहीं था जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बोले थे कि पेपर टफ आया, ठीक है। अब 41st क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है भाई, पास्कल होता है, और पास्कल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपकी यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 42 वाला क्वेश्चन देखते हैं कहां पर है, 42, 65 है ये, 8 वाला है, 83 हो गया, ठीक है। तो देखो 42 क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। अब आपने ये देखा कि भाई इतना बड़ा जो पैराग्राफ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लगभग मतलब मोर देन 60% तो ऐसे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ देख के ही छोड़ दिया होगा इसको, ठीक है, जबकि काफी इजी क्वेश्चन था। अगर देखो ऐसा है फिजिक्स में क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था कि सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू लेना, फॉर्मूला पढ़ना, एग्जांपल सॉल्व कर लेना। अगर आपने इतना किया होता तो आराम से फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल यहाँ दिए गए हैं वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना कि पेपर हार्ड था, तो पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से थी, अगर एनसीईआरटी भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया होता तो आराम से हो जाता। बाकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो आपके मतलब आउट ऑफ सिलेबस थे, चलो ठीक है, वो आप छोड़ सकते थे। और इंग्लिश में भी जो है 20 में से आराम से आप जो है मतलब 12 से 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, ठीक है। वो मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए इतने पढ़ना भी नहीं पड़ता अलग से, ठीक है। तो पेपर आपका कोई टफ नहीं था, ये मत सोचो, मैं खुद दिखाऊंगा आपको रिजल्ट में मोर देन 80 वाले भी होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ था ही नहीं। अब 42 क्वेश्चन यहां पर देखो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाला जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ा। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ ऑफ 0.12 मीटर, इस तरीके का क्वेश्चन है, 50 टन्स ऑफ वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 वाले का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.20 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर 43rd क्वेश्चन है यहाँ पर, द सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ रीचेस इन, ठीक है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं लगभग, ठीक है।
तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी वाला, यानी कि 8 मिनट्स। अब 44 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था अपनी जो फिजिक्स वाली, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने स्केलर वेक्टर सारी क्वांटिटीज बताई थी। ठीक है, तो देखो फोर्स आपकी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, प्रेशर जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 44 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद 45th क्वेश्चन है, आ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.5 kg, इस तरीके का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला लगना था वो आपका क्या लगना था, फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते, मास इनटू वेलोसिटी से, और चेंज इन टाइम आपको दिया 1/50 सेकंड, आराम से हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 250 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, 46 देखने दो कहां पर है, 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है यहां पर वो है साउंड वेव इन एयर आर। ठीक है, ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन है, एंड 9-10 से आपने पढ़ा है कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। और बाकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी होती है, ट्रांसफर वेव्स होती हैं। ठीक है, और 47 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी मैंने अपनी फिजिक्स वाली जो वीडियोस थी 4 उसमें बताया होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। अब यहाँ मीटर नहीं दिया है तो सेंटीमीटर दिया है, वो भी चलेगा। ठीक है, भले क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट नहीं बोला, इन्होंने यूनिट बोला है। ठीक है, तो ओम इंटू सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 47 का। अब 48 क्वेश्चन पे आओ, अ चाइल्ड वेइंग 25 kg स्लाइड्स डाउन अ रोप हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी था। ठीक है, पहले इसमें वेट निकालना था mg करके, उसमें से 2 न्यूटन जो है वो माइनस करना था, और उसके बाद जो है फिर उसको डिवाइड कर देना था मास से। ठीक है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से निकल जाता आपका एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 वाले का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 49 क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब पढ़ा होगा, 9-10 में भी ये दिया हुआ है साइंस में। ठीक है, तो 49 और बाकी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता है ऊपर ऊपर से तो आपको ये इजीली मिल जाता है इसका आंसर। तो 49 का ए वाला जो है करेक्ट आंसर जो है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है अर्थ के सेंटर से। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 50th क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑटोमोबाइल मूव्स अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो ये थोड़ा क्वेश्चन था कि थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये आप नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे ही आपका जो है जो क्या बोलते हैं मतलब रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी है इसका 6.66 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। ठीक है, 51 15 26 42 21। ठीक है, यहां पर नहीं, ऊपर होगा फिर 51 77 46, ये रहा 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो ये सबसे पहली चीज आपको ये पढ़ाई जाती है, तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था। 51 का देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, उसके बाद 52 क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, 52 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिस्टम कैन डू वर्क, ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद 53rd क्वेश्चन है यहां पर, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा दिया है, तो टाइम पीरियड आपको बताना था, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 53rd का क्या होगा, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 53rd का क्या होगा, ए वाला यानी कि 2 पाई बीटा बाय अल्फा। फिर नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। हमेशा ये चीज याद रखना, वेलोसिटी जो साउंड की होती है मैक्सिमम कहां होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। ठीक है, तो सॉलिड यहां पर आपको कौन सा वाला दिख रहा है, स्टील दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 55th क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल चेन एन आइडियल गैस ओबेस। ठीक है, आइसोथर्मल चेन यानी कि डेल्टा टी जो है वो आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉयल्स लॉ। ठीक है, पीवी क्या है आपका, कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब 56 देखते हैं कहां पर है, 56। ठीक है, तो इतना टफ पेपर नहीं था जिसके अकॉर्डिंग कल मैं आपकी चैट्स देख रहा था कि भाई टफ आ गया, टफ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर टफ लग रहा है ना तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे सही से। ओके, कहाँ गया है 56, ये रहा।
56 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एस बी टी। ठीक है, ये जो भी दिया है क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ा, इसका करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ 56 का। ऑप्शन नंबर सी है वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब। ठीक है, फिर 56 क्वेश्चन है 56 है आपका अ मास कैपिटल एम इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स स्मॉल एम एंड फिर क्या लिखा है एम एम। ठीक है, तो उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, तो हमें रेशियो बताना है m बाई एम का, सो दैट कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो सके। तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 58th क्वेश्चन है हमारे पास द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ये वाला क्वेश्चन है एंड ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2:1। 59 क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया है, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक डायोड लगा है, ईएमएफ बताया गया और एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, और ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब चलते हैं 60 क्वेश्चन पे। 60 देखने तो कहां पर है, 10 है ये, 84, 60, ये रहा 60। ठीक है, तो 60 वाला क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। ये जो भी क्वेश्चन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको स्ट्रिंग की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वाले का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 105 हर्ट्ज। उसके बाद 61 क्वेश्चन है, अब हमारी यहां से बायो स्टार्ट हो गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो ब्लड भाई किसका कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स का। 62 क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड हैव 1 क्रोमोसोम मोर देन मेल। ठीक है, तो ये आई थिंक उसी वाले क्वेश्चन से होगा, उसी वाले चैप्टर से होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो है। तो 62 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ग्रास हॉपर। 63rd क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, तो वो देखा होगा ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर या फिर प्लांट किंगडम वाला, उसमें दिया हुआ है क्लोरेला जो है वो आपका प्रोटीन का काफी रिच सोर्स होता है, एल्गी जो होता है क्लोरेला। ठीक है, और इसको स्पेस ट्रेवलर भी लेके जाते हैं, ये भी पढ़ा होगा शायद आपने। तो 63rd का सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 64 है जाइगोटिक मेयोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, तो इसमें से बताना था कि जाइगोटिक मेयोसिस किस में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लैमिडोमोनास। ठीक है, फिर अब 65 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन कहां पर है, 65 नीचे होगा, 65 ये रहा। ठीक है, अब ये पूछा है कि लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो डीएनए वाला आपका चैप्टर है, तो 65 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और ये ई कोलाई का लेंथ ऑफ डीएनए जो है ना, ये साफ साफ बुक में आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करके लिखा भी हुआ है, तो वहां से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है वेयर डज अ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होती है प्लांट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेना। ठीक है, वैसे होता देखो थाइलाकोइड्स में है, लेकिन थाइलाकोइड्स किस में अरेंज होते हैं, ग्रेना की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो ग्रेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। फिर 67th क्वेश्चन है हमारे पास अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। ठीक है, प्लांट भाई मैग्नीशियम किस लिए उसको नीड होती है। तो अगर आपने मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर थोड़ा सा भी अगर देखा होता ना, तो वहां साफ साफ लिखा है कि मैग्नीशियम जो है वो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में अगर वो पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ वाला ये जो पीजीआर वाला चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला, उसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, जो कि जो आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड है उसको रेजिस्ट करता है। 69 है लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन। ठीक है, तो लेंटिसेल्स जो है वो उसका काम क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैसियस एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट है बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लैबोरेटरी इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूट टिप। ठीक है, 71st क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 71st, ठीक है, 71st ये रहा। तो अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप दैट में हेल्प इन प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें यूज करना था कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो है हमें एक ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप बनाना है, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि गोल्डन राइस, एंड गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्डन राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बायोटेक वाले चैप्टर से दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है।
फिर नेक्स्ट है 72, विच एंजाइम इज यूज्ड इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये सारे एंजाइम आपने पढ़े भी होंगे। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, लाइगेज क्या होता है, जोड़ने के काम आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का, हेलिकेज, ठीक है। तो हेलिकेज किसके लिए यूज होता है, अनवाइंडिंग के लिए। 73rd क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73rd का ऑप्शन नंबर ए, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। एंड जॉइंटेड लेग्स आपको पता होगा किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या बोलते हैं, आई थिंक आर्थ्रोपोडा का होता है, ठीक है। तो जो भी है वो देख लेना, ये मतलब एनिमल किंगडम से इजी क्वेश्चन था आपका। और उसके बाद है 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स का इनमें से कौन सा फीचर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दे हैव 7 सर्विकल वर्टिब्रे, ठीक है। और उसके बाद है 75th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि हर पेपर में पूछा जाता है। यूपी वालों को जो बीएससी नर्सिंग का इस बार एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था, ठीक है। 75th का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द ऑर्निथिन साइकिल रिमूव 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन द लिवर, दे आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 एंड अमोनिया। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, किडनी वाला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 77 पे। तो 77 यहां पर देखना पड़ेगा, 77 कहां पर है, ठीक है। यहां नहीं है, नीचे होगा फिर। 95, 71, 51, 46, ये रहा 77, ठीक है। तो 77 है, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंज जॉइंट, ठीक है। 77 का सी। उसके बाद 78 है, इन ओल्ड एज द विजन ऑफ आई बिकम्स डिम। तो ओल्ड एज में जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किसकी वजह से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटरैक्ट, ठीक है। फिर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी कि ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। और क्वेश्चन नंबर 80 है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन आर कॉल्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 82 क्वेश्चन है, ऑन अ लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय। अब ये भी इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर ये जो आपका क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक थोड़ा सा भी टच किया होता है तो आपको पता होता है कि हेबर प्रोसेस क्या होता है, ऑसवाल्ड क्या होता है, डेकॉन क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 82, 83 देखना है अब हमें, ठीक है। 83 आई थिंक ऊपर होगा, 17, 77, 46, 53, 83 कहां पर है, ये तो इंग्लिश वाला यहां पर होगा, ठीक है। तो ये वाली एक रिएक्शन दी है, RBr प्लस NaCN गिव्स RCN प्लस NaBr, ये किसका एग्जांपल है, तो 83rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 84 क्वेश्चन है, बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3 टू फॉर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोलुइन। फिर 85th क्वेश्चन है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 85th का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। फिर 86 क्वेश्चन है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4R। ये मैंने बताया भी था कितनी बार कि भाई हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी आया है। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्क्वायर प्लेनर sPgD2, ठीक है। 87 क्वेश्चन है, कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि RMGX गिव्स, क्या देता है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल। फिर 88 क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनमें से किस पे डिपेंड करती हैं, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, या कंसंट्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं 89 पे। 89 क्वेश्चन देखने दो कहां पर है, 89, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पेपर में ढूंढने में, ठीक है। 89, हाँ ये रहा 89, ठीक है। तो 89 क्वेश्चन था,
द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SN2 रिएक्शन। उसके बाद 91 क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.693 बाय के, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यूपी में पूछा गया था, यूपी का जो बीएससी नर्सिंग था उस वाले एग्जाम में। और 92nd क्वेश्चन है, मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड टू रिफाइन, ठीक है, तो मॉन्ड प्रोसेस किसकी रिफाइनिंग के लिए यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निकेल। उसके बाद 93rd क्वेश्चन है यहां पर, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है एंड मैंने कितनी बार बोला था कि भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है एंड उसी से आया हुआ है। तो फिनॉल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.1% जो होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, 0.2%, ठीक है, और 1% डिसइंफेक्टेंट की तरह। और 94th क्वेश्चन है, एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटेलिक सिल्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 95th क्वेश्चन देखते हैं कहां पर है, ठीक है, बस 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। 95th क्वेश्चन ये रहा। 95th क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड इज एन एंटीऑक्सीडेंट इज, ठीक है, तो कौन सा इसमें वाटर सोल्यूबल भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी। फिर 96 क्वेश्चन है, which one of the is purest form of commercial iron, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉट आयरन। फिर नेक्स्ट 97, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल की शेप किस तरीके की होती है? बेसिक सा क्वेश्चन है, तो डंबल शेप जो है उसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने डंबल की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ठीक है, वो डम बेल होता है, डंबल लिखा है इन्होंने, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 98 क्वेश्चन, ये मैं बोल रहा था ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आपके 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और 3 सिग्मा 2 पाई वाला कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं। तो जब क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्शन, मतलब जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाने का आपको चांस दिया जाएगा, मैं बताऊंगा, एंड तब इस क्वेश्चन के लिए प्लीज ऑब्जेक्शन कर देना सो दैट कि सबको 1 मार्क मिल जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है यहां पर, CH4 मॉलिक्यूल हैज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो वो हम CH4 से स्टार्ट करते हैं, तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि sp3। और लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, ठीक है, कौन सा है भाई? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये थे आपके सभी 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर। आई होप सारी चीजें क्लियर है। बस 2 क्वेश्चंस में वो डाउट था जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, क्वेश्चन नंबर 19 इस पेपर के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी सारे आंसर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बाकी फिर भी किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और 98 वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला, एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, उस पर प्लीज ऑब्जेक्शन कर देना, ठीक है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस चीज के लिए भी, ठीक है। एंड आई होप कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा जाए, एंड बाकी बातें हम लोग अलग वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।